वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी विद्वजनों, श्रोताओं, सुधी श्रोताओं, दर्शकों, मित्रों, सबका अभिनंदन है, स्वागत है धर्म मीमांसा चैनल पर। इस पर हम धर्म को लेकर बात करते हैं और धर्म के विपरीत जो अधर्म है उसकी पहचान करते हैं, क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म का नाश हो, यह प्रयास हमारा होता है। तो आज का जो विषय है वह मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व तालिबान का शासन आरंभ हुआ। मैंने देखा कि अफगानिस्तान की जो जनसंख्या है वो 4 करोड़ 11 लाख है। हो सकता है इससे अधिक भी हो, क्योंकि वहाँ जनगणना कराना ये सब भी बड़ा कठिन कार्य है। 4 करोड़ 11 लाख लोगों में ठीक जो आधे लोग हैं वे महिलाएं हैं। आधे पुरुष आधे महिलाएं, ऐसा है वहाँ का स्वरूप। ऐसा ही सारे संसार में होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो ऐसा ही होना चाहिए, बराबर बराबर। लेकिन तालिबान के शासन में वहाँ की जो औरतें हैं उनका क्या हाल है, उनकी क्या स्थिति है। तो मुझे अचानक समझ में आया कि कभी भारत का हिस्सा रहा अफगानिस्तान, और अभी भी बड़े निकट का क्षेत्र। आप यदि कश्मीर का मानचित्र देखेंगे, हमारे कश्मीर का, तो आपको लगेगा कि उससे बिल्कुल सटा हुआ है अफगानिस्तान। पाक अधिकृत जो कश्मीर का हिस्सा है वो यदि अब भी भारत के अधिकार में आ जाए तो आप समझें कि पूर्वोत्तर का जो एक छोटा सा हिस्सा है उसका वो जाकर के लग जाएगा अफगानिस्तान की सीमा पर, अर्थात भारत की सीमा से अफगानिस्तान जुड़ जाएगा। इतना निकट का अफगानिस्तान है। लेकिन क्या कारण है कि भारत में जो बौद्धिक वर्ग है, भारत का जो मीडिया है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया जो अपेक्षाकृत अधिक शोधपरक कार्य करता है, वहां से भी अफगानिस्तान गायब है। अफगानिस्तान के विषय में चर्चा नहीं होती। यह बड़ा दुखद है। हम लोग अपनी कमियां, अपनी दुर्बलता ही देखते रहते हैं रात दिन और उसी में उलझ जाते हैं। बहिरोन्मुख हमें होना चाहिए। हमारे इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी बहिर्मोन्मुख होना नहीं सीखा, बाहर की तरफ देखना नहीं सीखा। मतलब बिल्कुल पड़ोसी देशों से, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, मालदीव, ये जो सारे हमारे आस पड़ोस के देश हैं, ईरान, वहां तो हमारे संवाददाताओं का मेला लगा रहना चाहिए। वहां से सीधे समाचार आना चाहिए, देश में उस पर चर्चा होनी चाहिए। तभी तो हमारी विदेश नीति सुदृढ़ होगी। तभी तो सरकार को हमारी ओर से भी कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ ज्ञान मिलेगा। सरकार का के जो नीतिगत निर्णय होते हैं उसमें सहायता मिलेगी। अन्य अन्य कारणों से हमने देखा है कि जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका हैं, ये वो ऐसा करते हैं। उनका कारण चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो,
गुप्तचरी हो, तरह तरह के कारण हो सकते हैं। कारण चाहे जो हो, भारत जितना बड़ा देश है संसार में, संसार को प्रभावित करने की क्षमता जो देश रखता है, उससे अपने पड़ोसियों का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए। आगे जब मैं बात करूंगा तो इसका महत्व और समझ में आएगा। अब देखिए, अफगानिस्तान में मैंने आज ही पढ़ा, एक रिपोर्ट है कि 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने वहां पर सत्ता ले ली थी अमेरिका से, क्योंकि वहां अमेरिका समर्थित एक सरकार बनी थी, अमेरिकी सैनिक थे वहां पर, वो निकलते चले गए और उनका जो स्थान था उसे तालिबान ने भरा। तो ये 15 अगस्त की घटना है 2021 को, जिसमें सिर्फ 1.5 महीना बचा है, तो लगभग 2 वर्ष की स्थिति होगी। अब हमें ये जानना है कि इन 2 वर्षों में, और जैसा कि हमारे विद्वान श्रोताओं को पहले से भी ज्ञात होगा कि 1990 के दशक में भी तालिबान कुछ समय के लिए शासन किया था। उसको तालिबान 1 का शासन कहा जाता है, इसको तालिबान 2 का शासन कहा जाता है। तालिबान 1 में जो तालिबान थे उन्होंने भयंकर अत्याचार किया वहां की औरतों पर। दूसरी बार का जो तालिबान है उसने आरंभ में ऐसी घोषणा की कि इस्लाम और शरिया के अनुकूल वहां की औरतों को अधिकार मिलेंगे, लेकिन इस घोषणा का पालन नहीं किया गया। अब दुर्भाग्य यह है कि 2 करोड़ से अधिक, अर्थात 2 करोड़ 5 लाख, यदि 4 करोड़ 11 लाख की सही आंकड़ा है, तो 2 करोड़ 5 लाख जो महिलाएं हैं, और जब मैं महिलाएं कह रहा हूं तो इनमें आबाल वृद्ध, छोटी लड़कियां भी प्रभावित होती हैं और बड़ी औरतें प्रभावित होती हैं। तो ये सारी जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है? जब तालिबान ने सत्ता प्राप्त की तो तुरंत बाद जहां जहां औरतें काम कर रही थी, अर्थात वो मीडिया में हो या किसी ऑफिस में हो, निजी क्षेत्र के ऑफिस में हो या सार्वजनिक क्षेत्र के ऑफिस में हो, सबको काम पर से हटा दिया गया। बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं थी, उनको भी हटा दिया गया। लड़कियों का विद्यालय में जाना वर्जित कर दिया गया। कहा गया कि ये जो 8वीं 9वीं 10वीं तक की कक्षाएं होती हैं वहां तक तो लड़कियां पढ़ सकती हैं, उसके बाद नहीं पढ़ सकती। कॉलेज में उनका जाना दूभर हो गया, मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। तो ये सारी महिलाएं अपने अपने घरों में बलात् कहिए कि उनको कारागार में बंद कर दिया गया। घर से बाहर उनका निकलना वर्जित है। यदि किसी महिला को किसी कारणवश घर से बाहर जाना हो तो उसके घर का या कोई सगा संबंधी पुरुष होगा, उसके साथ ही वो जा सकती है बाहर। अब आप यहां अनुमान लगाइए बैठे हुए कि ये जो 2 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं अफगानिस्तान में, उनका जीवन अर्ध मनुष्य का जीवन है, कारागार में बंद जीवन है, बंदी जीवन है। यदि वो घर से बाहर निकलती भी हैं तो आपाद मस्तक बुर्के में उन्हें रहना है।
यदि आप भी ऐसे ही यूट्यूब पे देखेंगे और उनकी तस्वीरें, तो आप द्रवित हुए बिना नहीं रह सकते। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है, आंखें भी ढकी हुई हैं। दोनों आंखों के सामने जालीदार, एक कहिए कि एक पर्दा। इस घुटन में, ऐसी स्थिति में हम आप कल्पना कर सकते हैं उनका जीवन कैसा हो। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा जीवन किस लिए है। तालिबान का कहना है कि हम शरिया के अनुसार काम कर रहे हैं। यहां मैं अपने विद्वान मित्रों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि वैसे तो इस्लाम का को मानना ही असंभव है। जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, संसार में कोई व्यक्ति मुसलमान हो ही नहीं सकता है कुरान के अनुसार। उसमें जो शर्तें हैं, और ऐसी शर्तें जिनको न मानने पर आप मुसलमान नहीं माने जाएंगे, उन शर्तों को भी लोग नहीं मानते। उदाहरण के लिए, नशा न करना। नशा न करना मात्र या नशे पर ही केवल पाबंदी नहीं है, रोक नहीं है इस्लाम। नशे के व्यापार में संलिप्त होना, अर्थात नशे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ने से आप मुसलमान नहीं रह जाते। तालिबान के साथ वास्तविकता यह है कि तालिबान की आय का जो मुख्य स्रोत है वही अफीम है। तालिबान के बड़े क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है और अफगानिस्तान से संसार के अनेक कोनों में, अनेक हिस्सों में वहां से अफीम का निर्यात होता है। भारत में भी अनेक बंदरगाहों पर, कभी कभी हवाई अड्डों पर वहां की जो खेप आती है उसको पकड़ा जाता है। ये म्यांमार आदि क्षेत्र में भी जाता है, देश में जाता है। तो यदि तालिबान नशे के कारोबार से पैसे प्राप्त करते हैं तो तालिबानों में से कोई भी मुसलमान नहीं। इनको आप तकनीकी रूप से मुनाफिक कह सकते हैं। मुनाफिक वो होते हैं जो नाम मात्र के मुसलमान होते हैं लेकिन इस्लाम के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उनको नहीं मानते। जैसे 5 बार नमाज पढ़ना आप पर फर्ज किया गया है, पढ़ना ही पढ़ना। कोई मुसलमान न पढ़ता हो तो वो मुसलमान नहीं, मुनाफिक। हाँ, न पढ़ने के लिए कुछ विशेष परिस्थिति है, यदि कोई बीमार है, यात्रा में है, हालांकि उसके लिए भी कहा गया है कि यदि आप कोई नमाज छोड़ते हैं तो फिर उसकी भरपाई कीजिए। आपको अपनी आय का 2.5% ज़कात में देना ही देना है। ये जो शर्तें हैं इस्लाम में, इनके साथ कोई छूट नहीं है। तो आप यदि इन शर्तों में से किसी एक को नहीं मानते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप दंड के भागीदार हैं। जैसे नशा करने पर मैंने अपनी वार्ता में कहा था बाबर के संदर्भ में कि उसी अफगानिस्तान में व्यवस्था है कि 30-35 कोड़े मारे जाने चाहिए। तो मेरे कहने का सार यह है कि आप बताइए आज के युग में जो भी इस्लाम की शर्तें हैं
या आज के युग नहीं, पहले के युग में भी सारी शर्तों का मानना किसी भी एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन है या बहुत कठिन रहा हो। और यदि वो इन शर्तों को मानेगा तो मुझे लगता है और क्या कर पाएगा, रात दिन यही करेगा। एक महीना जो रमजान का है उसकी अलग व्यवस्था है। यदि कोई शिया मुसलमान है तो उसके लिए मुहर्रम है, जिसकी अवधि अब 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। मातम मनाते रहिए। तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसको अपनाया नहीं जा सकता, या जिसका अपनाया जाना लगभग असंभव है किसी भी मनुष्य के लिए। तो मैं मानता हूं कि कोई सच्चे अर्थ में कुरान की रोशनी में कोई मुसलमान आज तक नहीं हुआ और न कोई हो सकता है। एक और उदाहरण मैं दूंगा कि भारत में जितने भी मुसलमान हुए हैं, नवाब हुए, सुल्तान हुए, इनमें से कोई हज करने नहीं गया। जबकि हज करना एक मुसलमान के लिए, विशेषकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अनिवार्य है। उसमें कोई कटौती छूट नहीं है। It's 10 o'clock. तो जलालुद्दीन नहीं गया हज करने, बाबर नहीं गया, हुमायूं नहीं गया, शाहजहां नहीं गया, जहांगीर नहीं गया, औरंगजेब नहीं गया, न औरंगजेब के बच्चे गए, न उससे पहले जलालुद्दीन गया, कोई नहीं गया। कोई नहीं गया तो इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। तो अब प्रश्न यह उठता है अफगानिस्तान के संदर्भ में कि जब तालिबान स्वयं मुसलमान नहीं है तो वो किस अधिकार से वहां की महिलाओं के ऊपर शरीयत थोपता है, और वहां की जो स्त्रियां हैं उनको रसातल में डाल दिया, पाताल में डाल दिया, अर्ध मनुष्य या पशुवत जीवन जीने को विवश किया। क्योंकि यदि आप बुर्कों में आपाद मस्तक उन महिलाओं को देखें झुंड में जाते हुए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मनुष्य है। आपको लगेगा कि कुछ लोग जो विनोद में कहते हैं कि पेंगुइन, और सचमुच पेंगुइन की तरह चलती हुई दिखाई देगी। तो तालिबान ने आज क्या किया, उनको कार्यस्थलों से जहां वो काम कर रही थी वहां से हटा दिया, उनको स्कूलों से, कॉलेजों से घर के अंदर डाल दिया। और भी कई क्षेत्र रहे होंगे जहां वो काम करती होंगी, वहां से घरों में बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर आज का जो वहां का तंत्र है वो स्त्री विहीन तंत्र है। मैं एक महिला का साक्षात्कार देख रहा था, वो मुझे लगा कि कुछ मेधावी छात्रा रही होगी, और जब वो पढ़ रही थी तभी उससे तालिबान का शासन आरंभ हो गया और उसको पढ़ाई बंद करनी पड़ी। तो वो अपने साक्षात्कार में देखिए उसकी वेदना को, वो कहती है कि मेरी परिकल्पना में अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक केवल और केवल औरतें हैं, अर्थात शासन तंत्र में सारी औरतें। तब जाकर के यहाँ का समाज ठीक से चलेगा। उसकी वेदना की गहराई को हमारे लिए समझना कठिन है। वो ऐसा क्यों कह रही थी? उसे ऐसा लगता है जैसे पुरुष किसी स्त्री को मनुष्य नहीं मानता। तालिबान अपने यहाँ की औरतों को मनुष्य नहीं मानता है, तभी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। और यही कारण है कि जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं उसकी वेदना ऐसी है।
परिकल्पना ऐसी है कि केवल स्त्रियों द्वारा शासित समाज हो, तभी स्त्रियों के साथ न्याय हो पाए। उसे लगता है कि उसको कोई समझने वाला है ही नहीं। यहां हम और थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। सच यह है कि इस्लाम में स्त्री को मनुष्य नहीं माना गया, क्योंकि किसी भी अपराध की स्थिति में या किसी घटना की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में, यदि किसी मुसलमान महिला को गवाह बना लिया जाए, साक्षी बनाया जाए किसी न्यायालय में जाने के लिए, तो एक मुसलमान औरत जो है वह आधे पुरुष के बराबर या आधे मनुष्य के रूप में मानी जाएगी। तो व्यवस्था यह है कुरान के अनुसार कि यदि आंखों देखा हाल बताना हो या कोई बात कहनी हो, तो दो औरतें एक साथ एकत्रित होकर यदि वो अदालत में जाती, न्यायालय में जाती, तो उनको एक पुरुष के बराबर माना जाएगा, एक मनुष्य माना जाएगा। तो इस प्रकार हो गया सिद्ध कि उनको मनुष्य नहीं माना जाता, अर्ध मनुष्य है वो, इसलिए उनके साथ व्यवहार भी ऐसा होता है। दूसरा है संपत्ति के बंटवारे में। उस संदर्भ में भी कहा गया है कि जैसे दो बहनें हो एक भाई हो, तो दो बहनों को भाई का आधा आधा मिलेगा, क्योंकि वो आधी है। तो स्त्री की गवाही आधी, संपत्ति में अधिकार आधा। आगे बढ़कर और अपमानजनक बात यह है कि उसकी अकल को, उसके दिमाग को भी आधा बताया गया। तो ऐसे में क्या आश्चर्य कि उनके साथ अर्ध मनुष्य जैसा बर्ताव हो रहा, क्योंकि इस्लाम तो ऐसा सिखाता है। पर विडंबना यह है कि इस्लाम जो तालिबान को सिखाता है वह तालिबान नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम जो औरतों के लिए कह रहा है उसको ये मानता है। और वहां की स्थिति इतनी भयंकर है कि मैंने एक वीडियो में देखा कि कुछ छोटी छोटी बच्चियों को, अर्थात जिनकी आयु 12-14 के आसपास होगी, उनको ताबूत में बंद किया जाता है, ताबूत में जिसमें शव रखे जाते हैं, और उनमें रखकर अपनी सीमा से पार करके बाहर भेजा जाता है। अर्थात उन कन्याओं की, उन लड़कियों की तस्करी होती है, उनको निर्यात किया जाता है अगल बगल के देशों में। वो क्या चीज है? सेक्स स्लेव बनाया जाता है, जिसकी अनुमति फिर कुरान देता है। क्योंकि इस्लाम में ऐसा है कि एक जो पुरुष है वो 4 बार निकाह कर सकता है, अर्थात 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन 4 की सीमा है एक बार। यदि एक को तलाक दिया जाए तो फिर से 4 हो सकती है, लेकिन एक साथ एक बार में 4 बीवियों पर सीमा है। लेकिन सेक्स स्लेव जो है, जिनको बांदी कहा जाता है, अर्थात बांदियों पर, लौंडियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है उसकी संख्या पर। तो एक पुरुष, ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो 4 बार निकाह करके 4 बीवियां रखे और 10-20 लौंडियां रखे, उस पर कोई उसकी सीमा नहीं है संख्या। तो ये जो लड़कियां अभी हैं पैसे कमाने के लिए, तालिबान उनको एक्सपोर्ट करता है। संभव है ऐसे लड़कियों के जो माँ पिता हों अत्यंत निर्धन होंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ पैसे के लालच में भी ऐसा कर सकते हैं। अब व्यापक रूप से अफगानिस्तान को देखिए,
महिलाओं की स्थिति के संदर्भ। क्या है कि संसार में कहने को तो 150 अरब 150 करोड़ मुसलमान है सारे संसार में। ईसाइयों के बाद दूसरे स्थान पर मुसलमान। कुछ देश जैसे सऊदी अरब, अमीरात, कतर छोटे छोटे देश ही हैं, लेकिन ये समृद्ध देश है। इनमें से कोई देश अफगानिस्तान के लोगों की जो इतनी दयनीय स्थिति है, जहां पर कहते हैं अभी कि लगभग 80% जो वहां के लोग हैं उनको ठीक भोजन नहीं मिलता, भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो ये जो 80% लोग हैं, संख्या की दृष्टि से यदि 4 करोड़ में से निकालें तो लगभग 3.25 करोड़ होंगे 80% लोग। तो क्या इस 3.25 करोड़ लोगों को खिलाने पिलाने के लिए जो कुछ अमीर मुसलमान देश हैं वो सहायता नहीं कर सकते? या उनको पीड़ा नहीं होती कि हमारे ही मुसलमान जो लोग हैं उनके यहाँ औरतों की स्थिति ऐसी इतनी दयनीय? अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है, उस सरकार को लगभग संसार भर के देशों ने मान्यता नहीं दी। मान्यता नहीं दी है, वो सरकार ही नहीं, वो एक देश ही नहीं है। आप कहें राज्य विहीन है, वो शासन विहीन है। तो ऐसे देश को बाहर से कोई सहायता सरकारी मिल नहीं पाती। अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो तथाकथित समृद्ध देश हैं, इन सब ने एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया हुआ है तालिबान पर, क्योंकि तालिबान को मान्यता नहीं, तो वो कहीं से कुछ उनको मिल नहीं पाता। और अफगानिस्तान का दुर्भाग्य है कि उसके जो सबसे निकट का देश है पाकिस्तान, वह भी लगभग उतना ही दरिद्र है। आटे के लिए गोलियां चल जाती हैं, आटे के लिए मारपीट होती है, भोजन नहीं है वहां। वहां के एक बड़े पत्रकार को मैं कल सुन रहा था, अभी जो 4-5 दिन या 1 सप्ताह पहले एक व्यक्ति को भीड़ ने मार दिया थाने में घुसकर। इस ब्लास्फेमी, या जिसका हिंदी अनुवाद है अल्लाह निंदा या मोहम्मद निंदा। हमें ईश निंदा कभी नहीं कहना चाहिए, ईश्वर की बात नहीं है। ये अल्लाह निंदा है या वो मोहम्मद निंदा है। तो उसके आरोप में उस व्यक्ति को दिन दहाड़े उसको मार दिया गया। और ये इस तरह की घटना पाकिस्तान में आम है। तो पत्रकार का कहना ये था कि पाकिस्तान में जिस व्यक्ति में भी थोड़ी बहुत भी सामर्थ्य हो तो उसे पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना चाहिए। और साथ में वो क्या कहता है, ऐसे देश में जाए जहां मुसलमान न हो, तभी उसका कोई भविष्य है। पाकिस्तान में उसका कोई भविष्य नहीं, तो अफगानिस्तान में भी किसी का कोई भविष्य नहीं। हमने देखा जब अमेरिकी सैनिक जा रहे थे तो लोग हवाई जहाज पर लटक रहे थे जैसे कि वो बस है। बहुत लोग मर भी गए उसमें भागने के लिए। तो सामान्यतया जो मुसलमान होते हैं वो जन्मजात कायर होते हैं। मुसलमान से अधिक कायर संसार में कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि मुसलमान ने सबसे अधिक अपनों को ही मारा है। और जो व्यक्ति जितना अधिक औरतों पर अत्याचार करता है, आप समझिए वो उतना ही बड़ा कायर है, क्योंकि वीर कभी ऐसा नहीं करेंगे, पराक्रमी कैसा कभी ऐसा नहीं करेंगे।
जिनमें विक्रम बल है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वही करेगा जो कायर होगा। और मैं मानता हूं कि तालिबान बहुत बड़े कायर हैं। वो स्वयं में इस संसार में कलंक है। एक और अफीम खाते हैं, अफीम बेचते हैं, उसका पैसा कमाकर उससे जीवन जीते हैं, और दूसरी ओर अपनी औरतों को पशु से भी गिरा हुआ जीवन जीने को विवश करते हैं। हमारा दुर्भाग्य क्या है भारत का कि हम ये जानना भी नहीं चाहते। हमारे यहाँ लोग बताना भी नहीं चाहते। मैंने इतना इसके लिए शोध किया। मैंने देखा जब 2 वर्ष पूर्व तालिबान वहां राज आया तो हमारे सारे टेलीविजन पर आपको 2-4 प्रोग्राम मिल जाएंगे। उसके बाद वो गायब हो गए। 1 वर्ष बाद वहां की कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतर आई। तब उनको नौकरियों से निकाल दिया गया तो उस पर कुछ कार्यक्रम हमें दिखाए गए। उसके बाद से सब चुप। और आप अत्याचार का स्तर देखिए, उसकी गहराई देखिए। अभी मेरे सामने जो आंकड़े हैं वो मैं बताता हूं। तालिबान द्वारा 14 महिलाओं और 60 से अधिक लोगों को दंड के तौर पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। आप मुझे बताइए, संसार में सर्वत्र अपराधी होते हैं, उनमें भी कोई महिला हो तो क्या, जैसे दिल्ली में क्या उसको चांदनी चौक पे खड़ा करके या कनॉट प्लेस पे खड़ा करके उसको कोड़ों से मारा जाए? और यदि ऐसा होता उस समाज को हम क्या कहेंगे? बहुत आसान है कहना। उसको हम शुद्ध रूप से असभ्य समाज कहेंगे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम उसको असुरों का, राक्षसों का, दैत्यों का, पिशाचों का समाज कहेंगे। मनुष्य का, देवत्व का समाज नहीं कहेंगे। यूएनएचसीआर की जो रिपोर्ट है, जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसने कहा है कि नवंबर 2022 से अप्रैल 2023, थोड़े समय में अफगानिस्तान में ऐसी शारीरिक सजा के 41 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल मिलाकर 58 महिलाओं और 274 पुरुषों को और बच्चों को अलग अलग अपराधों के लिए कोड़े मारे गए। छोटी बच्चियों को जबरन निकाह के लिए मजबूर किया जाता है, बलात्, जिसके कारण लड़कियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब आप देखिए कि महिलाओं को सीमित जीवन जीने के लिए, कारागार में बंद करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए, जिसके लिए एक आंकड़ा है हमारे पास कि तालिबान ने सत्ता पर अधिकार करके 70 से अधिक इस प्रकार के आधिकारिक फरमान जारी किए हैं और वे अब तक कायम हैं, जिनका महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस समय 11 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं और 1 लाख से ज्यादा महिलाएं, लड़कियां विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पा रही। ये वो लड़कियां जो पढ़ाई कर रही थी, जिन्हें निकाल दिया गया, घर में बिठा दिया गया। तो अब आप बताइए
कि वहां पर महिलाओं की जो दुर्दशा है, उसके लिए ये तालिबान पूरी तरह इन्हीं का दायित्व है, यही दोषी है। अब आप एक मिनट के लिए शब्द पर विचार करें। मूल शब्द है तालिब। यह शब्द जो है अरबी का है। तालिब का अर्थ होता है छात्र, उसको बहुवचन बनाया गया है तालिबान। एक जगह मैंने पढ़ा कि शायद तालिबान जब कहते हैं तो उसका फारसीकरण हो जाता है, लेकिन जो भी हो, तालिबान से अभिप्राय है बहुवचन का, कई छात्र। तो ये बताइए कि ये जो तालिबान है, जिसका अर्थ हुआ छात्र, तो ऐसे छात्र होते हैं क्या इस्लाम में, जो रात दिन लोगों गर्दन काटते रहते हैं या कोड़े मारते रहते हैं, बात बेबात बंदूक चलाते हैं? जिन लोगों ने भी केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी, उसकी पूरी पृष्ठभूमि जो अफगानिस्तान है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि अफगानिस्तान में क्या होता है। अब प्रश्न उठता है अंत में कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सारे संसार ने तो हाथ खींच लिए अफगानिस्तान से, उस सरकार की मान्यता ही नहीं है, कोई उसको कोई धन देने को तैयार, खाने के लाले पड़ गए, वस्त्र आवास सबकी का घोर अभाव। लेकिन क्या है कि भारत यदा कदा आवश्यकता पड़ने पर या तालिबान द्वारा मांग करने पर भारत सहायता करता है, भारत भोजन देता है। पहले भी भारत ने अच्छा उसमें वहां खर्च किया, बांध बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाया है, बड़ी संख्या में हजारों छात्रों को भारत सरकार छात्रवृत्ति देती है। अभी हाल में ही मेरा संयोग बना कि एक अफगान की लड़की आई थी अफगानिस्तान, तो मुझसे मिलने आई थी, जो भारत में पढ़ रही है, तो हजारों बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो भारत धन से सहायता देता है अफगानिस्तान के लोगों, लेकिन औपचारिक रूप से भारत भी जैसे यूरोप और अमेरिका है, वैसे डंके की चोट पर नहीं कहता कि वो तालिबान की सरकार को मान रहा है या जो भी कुछ औपचारिकताएं होती हैं उससे भारत बचता है। तो भारत का जो संपर्क संबंध है अफगानिस्तान से, उसका एक प्रधान कारण यह है कि वहां आतंक पलता है और भारत के दोहरे उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि शत्रु का शत्रु स्वाभाविक मित्र होता है, तो पाकिस्तान का भारत से भी अधिक कहें आप कट्टर शत्रु अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान को साधने में अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ा सहायक है। तो ये भूमिका वो अदा कर रहा है और हमारे लिए लाभप्रद स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि वहां से भी आतंक आ सकता है। जिन लोगों को 1948 में जो आज का पाक अधिकृत कश्मीर है और वहां जो कबायली आए थे हमारे देश में, तो उनमें अफगानिस्तान से बहुत लोग आए थे, भाड़े के सैनिक के रूप में आए थे। तो ऐसा संभव है कि हमारे इधर भी उधर से आतंकियों को भेजा जाए। तो ये दोहरा लाभ है हमारा कि उससे भी भारत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जब अमेरिकी सैनिक वहां से जा रहे थे तो भारत के अनेक ऐसे विचारक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इस आशंका पर बल दिया कि एक बार अमेरिकी सैनिक निकल जाएंगे और तालिबान छुट्टा हो जाएंगे तो पता नहीं भारत के साथ भी क्या करेंगे। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और भारत ने उनको इस तरह से साधे रखा कि ऐसा कुछ प्रतिकूल
प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, लेकिन इससे अधिक भारत की कोई भूमिका अभी नहीं। और अमेरिकी और यूरोप के देशों की तरह भारत ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि तुम अपने यहाँ अपनी औरतों की स्थिति को सुधारो या लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल दो तो हम तुमको मान्यता देंगे या तुम्हारा हमारा संबंध अच्छा होगा। ऐसा भारत ने नहीं किया है और मैं मानता हूं कि अच्छा किया है, क्योंकि किसी अमेरिका के कहने से, यूरोप के कहने से तालिबान सुधरेंगे। जब उन्होंने उसका आधार बना लिया झूठा ही सही इस्लाम को, तो वही काम करेंगे। तो क्या हो सकता है वहां की महिलाओं के भविष्य के विषय में कोई क्या सोच सकता है? मैंने अपने मस्तिष्क पर बहुत बल दिया, इसका क्या हल हो सकता है? तो मैं मानता हूं इसका हल एक ही है। जब तक धरती पर इस्लाम है तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। ये जो 2 करोड़ से ऊपर जो औरतें हैं, उनको इस इस्लाम की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। इस्लाम इसका मूल कारण है। और जिस प्रकार का अत्याचार अफगानिस्तान में हो रहा है वो मात्रा के दृष्टिकोण से अधिक हो सकता है, लेकिन कमोबेश सारे मुस्लिम देशों में ऐसी स्थिति है। कहीं भी महिलाओं को उस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है या पुरुष की तरह उसको पूरा मनुष्य नहीं माना जाता। तो अफगानिस्तान जो है क्रूरतम कह सकते हैं स्थिति में, तो हमें उसका अत्याचार अधिक दिखता है, लेकिन छोटी मात्रा में ऐसे अत्याचार सऊदी अरब में होते हैं, अमीरात में होते हैं, मलेशिया में होते हैं, इंडोनेशिया में होते हैं और मेरी अनेक वार्ताएं हैं जिनमें मैंने इनका उल्लेख किया। ईरान में होते हैं, यमन में होते हैं। तो अफगानिस्तान एक उदाहरण है कि यदि औरतें चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि इस अर्ध मनुष्य के जीवन को समाप्त किया जाए, पूर्ण मनुष्य के जीवन को जिया जाए, तो इस्लाम को उखाड़ फेंकना होगा। इस्लाम में कभी महिलाएं सुखी रह ही नहीं सकती। और लाख कोई कहे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, और न बहुत मुसलमान महिलाएं मानने को तैयार हैं कि बुर्का कोई पसंद की चीज है। देखिए, पसंद की कोई चीज बनती है तो सारे मनुष्य के लिए बनती है, सारा मनुष्य उसको अपनाना चाहता है। उदाहरण के रूप में यूरोप अमेरिका के देशों में टाई का चलन चला, एक फैशन बन गया। तो आपने कभी सोचा है कि किसी मुसलमान, ये हिंदू ने कहा हो कि नहीं ये तो क्रिश्चियन टाई बांधते इसलिए मुझे नहीं बांधना चाहिए, या मुसलमान ने कहा हो टाई लोगों ने बांधना शुरू कर दिया, वो फैशन में आ गया। क्या बुर्का का फैशन या बुर्का अगर अच्छा है तो किसी भी ऐसी महिला ने जो मुसलमान नहीं है संसार के किसी को, उसने उसका वर्ण किया हो? यदि 1-2% संसार में जो ईसाई हैं, 1-2% हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, 1-2% महिलाएं भी यदि अपना लेती, कहती हाँ बुर्का बड़ी अच्छी चीज है, बहुत आनंद आता है, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, तो मैं मानता कि इससे कोई लाभ है। लेकिन जिन्होंने भी अपनाया है कंडीशनिंग के कारण अपनाया है, कुछ तो अहंकार के कारण अपनाया है कि मैं ऐसी हूं, मैं पहनती हूं, कोई मुझे क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा भी हो सकता है।
इसलिए महिलाओं को, मुसलमान औरतों को इस्लाम को फाड़ फेंकना होगा। इससे पुरुष भी लाभान्वित होंगे। और यह अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, यह अकारण नहीं है कि अब जाकर 21वीं शताब्दी, प्रश्न उठता है 21वीं शताब्दी में क्यों? लेकिन आज लाखों में नहीं, करोड़ों में मुसलमान ने इस्लाम को त्याग दिया है, और जिनका नाम है एक्स मुस्लिम। उनके लिए जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें पीड़ादायक हैं। क्यों रहें कारागार में? क्यों हो उनका बंदी जीवन? तो मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान की औरतों को भी आज न कल इस्लाम की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, और यह काम उन्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई दूर से, चंद्र ग्रहण से या किसी दूसरे ग्रह से कोई उनको उबारने नहीं आएगा। उनमें यदि निकलने की शक्ति है तो निकलेंगी, अन्यथा मैं यह मानता हूं कि इस अत्याचार में भी वहां की औरतों का हाथ है। अंततः जितने तालिबान हैं, उनके घर में भी तो औरतें हैं, उनकी बहनें होंगी, उनकी माएँ होंगी, उनकी बेटियां होंगी। यदि उनके घर में प्रतिकार आरंभ हो जाए, कोई कारण नहीं है कि तालिबान न सुधर पाए। इसलिए मैं मानता हूं कि आज जो हो रहा है उनमें औरतों की भी सहमति है, और उस सहमति से तालिबान अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वहां की स्त्रियों को शोषण कर रहे हैं, औरतों का शोषण कर रहे हैं। तो इसी बिंदु पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टिप्पणी अवश्य कीजिए। यदि कोई विषय आपको लगे कि इस चैनल के लिए उपयुक्त है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, तो अवश्य बताइए। आप सबको सादर